स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर। साथियों, हमारे चल रहा था सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस इसकी सीरीज में अगला प्रश्न है हमारे, सुवेद जातियां क्या होती है। प्रश्न है, सुवेद जातियां क्या है या सुवेद जातियां किसे कहते हैं। वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, मतलब जिसकी संख्या लगातार क्या हो रही है, घट रही है। वे जातियां जिनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार घट रही है, वे जातियां कौन सी होती है, आपकी सुवेद जातियां कहलाती है। जैसे आपके आ गया नीली भेड़, इसका एग्जाम्पल है नीली भेड़, एशियाई हाथी। ये कौन सी जातियां है, सुवेद जातियां। ऐसी जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है, उन्हें कौन सी जातियां कहते हैं, सुवेद जातियां कहते हैं। अगला है, जैव विविधता क्या है। प्रश्न है, जैव विविधता क्या है। देखो, जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से। जैव विविधता, जैव मतलब जीवों की विविधता, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से इसका क्या है, अर्थ है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की पूर्ति में इसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है महत्वपूर्ण भूमिका, जैव विविधता की। अगले है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या है। यानी बहुउद्देशीय, जिसके उद्देश्य क्या हो, एक से अधिक हो। जैसे कि उसका सिंचाई हो गया, आपका पशुपालन हो गया, या आपका मछली पालन हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया। ऐसे अधिक, एक से अधिक क्या है इसकी उद्देश्य, अधिक एक से अधिक उद्देश्य हो तो वो कौन सी परियोजना होती है, आपकी बहुउद्देशीय परियोजना। इनके लाभ क्या है, यह जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जल विद्युत ऊर्जा मतलब इसके अंदर आपकी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, का प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जाती है। जहां जल की कमी है, वहां पे इन परियोजनाओं के द्वारा जल पहुंचाकर फसलें उगाई जा सकती है। इसलिए घरेलू व औद्योगिक दोनों रूपों में क्या है, उपयोगी है। घरेलू के काम में भी आ सकता है और उद्योगों के काम में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की देखो लाभ है तो उसका क्या है, नुकसान भी है। मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हानि, हानि में क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। भूकंप की संभावनाएं क्या होती है, बढ़ती है। भूकंप की संभावनाएं बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका, बांगर मिट्टी तथा खादर मिट्टी में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। क्या क्या है, बांगर मिट्टी व खादर मिट्टी में आपको अंतर बताना है। देखो, बांगर मिट्टी क्या होती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, आपकी बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है। किससे कम उपजाऊ होती है, खादर से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी के अंदर कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, तथा कैल्शियम कार्बोनेट बहुतायत होता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इस मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ये था अपना बांगर मिट्टी। अगला है अपना खादर मिट्टी। देखो, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। इधर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नवीन को क्या कहेंगे अपन, खादर। अगला है, बांगर से अधिक उपजाऊ है। बांगर से क्या है, अधिक उपजाऊ है। ये मिट्टी चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। कैल्शियम मात्रा का अभाव होता है या कमी होती है कैल्शियम की मात्रा की। समझ में आया। अगला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रबी की फसलों व रबी व खरीफ की फसलों में अंतर। देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रबी की फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, और रबी जो फसल है उसमें रबी में कौन सी आएगी आपकी, और खरीफ में कौन सी आएगी। देखो, रबी की फसल होती है जो सर्दियों में बुआई होती है। क्या होती है, लगभग सर्दियों के अंदर बुआई होती है। यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर के अंदर क्या होगी, इसकी बुआई होगी। और कटाई होगी इसकी अप्रैल से जून के मध्य क्या होती है, इसकी कटाई होती है। देखो, रबी के अंदर आता है आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मिरिया, तिलहन जो होता है, लगभग तिलहन आपका इसी के अंदर आता है। तिल नहीं, सरसों तिलहन के अंदर, तिल आपके खरीफ है। खरीफ के अंदर आ गया, बुआई होता है मानसून के आगमन के साथ साथ। इसमें कब बुआई होती है, जून और जुलाई में क्या होती है, इसकी बुआई होती है। और सितंबर अक्टूबर में क्या है, इसकी कटाई होती है। देखो, चावल,
मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें। जैसे आ गया आपके तिल। तिल का बुआई कब होता है? ध्यान रखना, तिल का बुआई किस में होता है? खरीफ की फसलों में किसका बुआई होता है? तिल का बुआई होता है। बाजरे का हो गया, मक्की का हो गया, जैसे ज्वार का भी इसी के अंदर होता है आपका। ये था आपका रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला प्रश्न था अपने, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? देखो आपके आ गया, निम्न में से कौन सा प्रश्न ऐसी आता है, निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो आपको ध्यान रखना है, जो लोहा इस्पात उद्योग है वो आपका क्या है? आधारभूत उद्योग है। तो आपको लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि आधारभूत इसलिए, इसमें मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। इस उद्योग में क्या बनाई जाती है? एक तो मशीनें बनाई जाती है आपकी, रेलवे लाइन बनाई जाती है, यातायात के साधन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, रेल पुल हो गया आपका, जलयान हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया और कृषि यंत्र आदि इसी में बनाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? जैव व अजैव संसाधन में आपको अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको दिया संसाधन किसे कहते हैं, जैव व अजैव संसाधन में अंतर। प्रकृति से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रकृति से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वो क्या कहलाती है? आपकी संसाधन, रिसोर्स। यानी संसाधन का इंग्लिश में नाम है रिसोर्स। यानी ऐसा प्रकृति से प्राप्त होने वाला प्रत्येक वस्तु जो हमारी क्या है? आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे, वो क्या कहलाता है? आपका संसाधन कहलाता है। जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, धातु हो गया। इसी प्रकार आपको दिया गया जैव व अजैव संसाधन का क्या करना है? अंतर बताना है। तो अपन लिखेंगे एक तरफ जैव संसाधन, दूसरी तरफ लिखा अपन ने अजैव संसाधन। पहले देखते हैं कि जैव संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है। कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है, एवं उसमें जीवन व्याप्त होती है। उनमें जीवन क्या होता है? व्याप्त होता है। जीवन क्या होता है? व्याप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हुआ आपका, वनस्पति हो गया, मत्स्य जीव हो गया, प्राणी जगत हो गया आपका, पूरा पशुधन हो गया, सब क्या होते हैं? आपके जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन है। यानी वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है, एवं जिनमें जीवन क्या होता है? व्याप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे आपका मनुष्य हुआ, वनस्पति हुआ, मत्स्य जीव हुआ, प्राणी जगत हुआ और पशुधन हुआ। आपका अजैव संसाधन, अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अजैव संसाधन। जैसे चट्टान हो गया आपका, धातुएं हो गई आपकी, वे संसाधन जीवन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके निर्जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अजैव संसाधन। अगेन इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपकी कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत बार पूछा जाता है कि नवीनीकरण व नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? पर कंपटीशन में आता है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, कौन सा अनवीकरण, कौन सा नवीकरण संसाधन है? आपको ये देखना है। नवीकरण संसाधन वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकते हैं, मतलब पुनः उनको बनाया जा सकते, पुनः उनका उपयोग किया जा सकता, रिसाइकल होता है। वे वस्तुएं जिनका निर्माण व प्रयोग पुनः किया जा सकता है, जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा सरलता से की जा सकती है, वे संसाधन आपके क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनकी मात्रा क्या होती है? असीमित होती है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, पवन ऊर्जा हो गया, ये क्या है? इनको पुनः बनाया जा सकता है। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग, निर्माण का प्रयोग पुनः किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला है आपको अनवीकरणीय संसाधन। वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा उनका उपयोग नहीं किया, एक बार यदि वो खत्म हो गए, मतलब समाप्त हो गए, तो उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता।
जिनका निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरण संसाधन कहलाए। जैसे आपका कोयला हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, जैसे गैसें हुई, इनका दोबारा क्या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इनको कौन-सा संसाधन कहते हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन। ये था आपका नवीकरण संसाधन। साथियों, जो मेरी दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने सॉल्व करवाए हैं, आपको लिखवाए हैं। आप इनको याद करना, कहीं आप ऐसा मत करना कि आप इन्हीं प्रश्नों के भरोसे परीक्षा में चले जाओ। इनमें से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी आपको पूरी तैयारी के साथ परीक्षा के अंदर शामिल होना है और टारगेट 100 लेके जाना है। टारगेट क्या लेना है आपको? 100 लेना है। इन प्रश्नों को आप थोड़ा स्पेशल तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेगा, लेकिन पूरा इनके भरोसे मत जाना, पूरा डिटेल से बुक पढ़ के जाना। इन प्रश्नों पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनसे आपको प्रश्न मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।